हेलो नमस्कार साथियों। तो हमने जो है एक नियम पढ़ा था राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974। और ये मैंने आपको विस्तार से बताया था आपको ये नियम, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो नगर पालिका में जो टेंडर जारी करते हैं, जो निविदाएं आमंत्रित करते हैं, फिर निविदाओं को स्वीकार करते हैं, ठीक है, जो भी हमें नगर पालिका में कार्य करवाना होता है या फिर कोई सामान को खरीदना होता है, तो इनसे संबंधित जो भी प्रावधान बने हुए थे वो उस नियम 1974 के नियम में बने हुए थे प्रावधान, और हमने जो है उसको विस्तार से पढ़ा था। और उसके बाद हमने जो है राजस्थान नगर पालिका जो समितियों की शक्तियाँ करते हुए कृत्य नियम 2009 है, इसको भी पढ़ना शुरू कर दिया था। तो जो हमारा 1974 का जो नियम था उसमें एक चीज़ मैंने पहले छोड़ी थी, क्योंकि मैं दूसरे दिन हाथों हाथ उसको नहीं पढ़ा पाया था, क्योंकि ये जो पीपीटी थी उस समय तैयार नहीं थी। तो मुझे लगा कि मैं अगर पीपीटी को तैयार करूंगा तो 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो हर कहीं मुझे मिला नहीं था, और जहाँ पर भी मिला था तो वो इंग्लिश में था और उसको गूगल ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल का काम था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है एसओपी जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ पावर्स, एसओपी जो रूल्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने होते हैं, और इस जो नियम 1974 था उसके अंतर्गत इसमें एसओपी केवल इसी में क्यों है? एसओपी का मतलब होगा शेड्यूल ऑफ पावर्स। क्या होगा? शेड्यूल ऑफ पावर्स, शेड्यूल ऑफ पावर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो भी शक्तियां होती हैं, क्योंकि ये जो 1974 का जो नियम है मित्रों, इसमें नगर पालिका के जितने भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी गण और जितने भी अभियंता इंजीनियर होते हैं, वो सभी आ जाते हैं इस नियम में। और ये जो टेंडर जारी करना जो ये काम होता है, ये थोड़ा सा काम एक तरीके से मैं बात करूँ क्लिष्ट काम होता है, और इसमें कई सारे अधिकारी आते हैं, और सभी अधिकारियों को अलग अलग प्रकार से जो है उनको शक्तियाँ दी हुई हैं कि भाई आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे। और जो हमने पढ़ा था राजस्थान नगर पालिका सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974, उसमें हमने एक नियम 15 पढ़ा था और नियम 14 हमने देखा था। और नियम 15 की मैं बात करूं तो उसमें नियम 15 में जो टेक्निकल अप्रूवल जो होता है, तकनीकी अनुमोदन, जो इंजीनियर होते हैं, जो अनुमान बनाते हैं, जो एस्टिमेट बनाते हैं किसी कार्य का, और उस पर बाद में जो तकनीकी अनुमोदन देते हैं, ठीक है, टेक्निकल अप्रूवल जो देते हैं, तो हमने कई सारे इंजीनियर देखे थे, जैसे कि कनिष्ठ अभियंता हो गया, जूनियर इंजीनियर होता है, सहायक अभियंता हो गया AEN, अधीक्षण अभियंता हो गया, अधिशासी अभियंता हो गया, या फिर हम बात करें जो सरकार के द्वारा गठित जो तकनीकी समिति होती हैं, उनको अलग अलग जो है पावर्स मिली हुई होती है रुपयों की सीमा के भीतर, यानी भाई इतने करोड़ तक इनकी सीमा है, इतने लाख रुपए तक इनकी सीमा, यानी एक सीमा के अंतर्गत उनको पावर दी हुई है कि भाई आप इतनी रुपयों की सीमा तक जो है आप अप्रूवल दे सकते हो। और ऐसा ही हमने कुछ नियम 14 में देखा था जिसमें सक्षम अधिकारी की बात आती है, यानी जब भी निविदा आमंत्रित की जाती है तो जो सक्षम अधिकारी होता है वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देता है। और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में हमने नगर पालिका बोर्ड के मामले में अधिशासी अधिकारी, जो अध्यक्ष होता है, जो बोर्ड होती हैं, ठीक है, वित्त समिति होता है, उनको अलग अलग पैसों की पावर दी हुई थी कि भाई इतने रुपए तक आप जो है वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक जो है अप्रूवल जो होता है A&F, जिसको हम कहते हैं A&F, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो फाइनेंशियल जो अप्रूवल होता है, प्रशासनिक और वित्तीय जो स्वीकृति होती है, वो अलग अलग जो हैं, जो भी अधिशासी अधिकारी होता है, जिस प्रकार नगर पालिका बोर्ड में, फिर नगर परिषद की बात करें तो वहाँ पर आयुक्त होता है, सभापति होता है, और फिर वहाँ पर वित्त समिति होती है और परिषद होती है, उनको अलग अलग पैसों तक जो है सीमा निर्धारित की हुई है कि भाई आप इस सीमा के भीतर आप फाइनेंशियल या फिर जो प्रशासनिक अप्रूवल है वो दोगे आप, ठीक है। और इसी प्रकार हमने नगर निगम में देखा था, नगर निगम में जिस प्रकार जो अतिरिक्त आयुक्त आता है वहाँ पर आयुक्त आता है, फिर महापौर आता है वहाँ पर, फिर वित्त समिति और निगम, इनको जो है जो सीमा निर्धारित की हुई थी पैसों के मामले में। तो ये जो आप ये नियम 14 और नियम 15 ही उसमें खास था, अगर मैं बात करूं निविदा की दृष्टि से। और अन्य जितने भी नियम थे उस नगर पालिका नियम 1974 के नियम में, वो अन्य नियम तो बस निविदा को जो भी जो सामान हम मंगाते हैं, जो प्रदाय होता है, जो आपूर्ति होती है, उसको चेकिंग करना, या फिर अन्य मामलों में हमने ऐसे छोटे मोटे वो नियम देखे थे, ठीक है, निविदा वापस आमंत्रित करना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नियम थे। लेकिन यहाँ पर जो है एसओपी की मैं बात करूँ, यानी शेड्यूल ऑफ पावर्स, इसमें जो भी पावर्स होती हैं, जो शक्तियां हैं, वो अलग अलग जो है अधिकारियों को जो है सौंपी गई है, यानी प्रत्यायोजित की गई हैं,
ठीक है। तो यही हमें देखना होगा कि किसको जो है डेलीकेटेड की गई है पावर, किसको जो है ये पावर सौंपी गई है, कौन सा काम जो है कौन सा अधिकारी करेगा, किस सीमा के भीतर करेगा। तो ये हमें शेड्यूल ऑफ पावर्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। और मैं उस समय आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि जो है 1974 के नियम के बाद मैं चाहता था कि आप पहले इस नियम को पूरा पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको जो भी डेलीकेटेड पावर है, जो हमारे प्रत्यायोजित शक्तियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। यानी सीधा सा यहाँ पर मतलब होगा कि जो निम्नलिखित जो अधिकारी होंगे, अधीक्षण अभियंता होंगे, जो इंजीनियर होंगे, या फिर अधिशासी अधिकारी होगा, आयुक्त होगा, इन जो बोर्ड होगी, निगम होगी, परिषद होगी, इन सभी को जो है शक्तियां दी गई हैं निविदा के मामले में, यानी निविदा को स्वीकार करने के मामले में या निविदा को अस्वीकार करने के मामले में, ठीक है, नेगोशिएशन करने के मामले में। तो अन्य अन्य जितनी भी जो है पावर्स इन अधिकारियों को दी हुई है, और वही हमें जो है एसओपी के अंतर्गत पढ़ना है। एसओपी रूल्स 2012 के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा, ठीक है। हालांकि इसमें बात करूं तो क्वेश्चन बनेगा तो इनसे ही बनेगा सीधा। अगर टोटल में एसओपी की बात करूं तो लगभग 17-18 जो है, लगभग मेरे हिसाब से 19 है। हाँ, पूरी एसओपी 19 है, ठीक है। उन जो सीरियल वाइज है वो हमें देखनी होगी। और आपको हर एक एसओपी फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एसओपी सेकंड में क्या है, एसओपी थर्ड में क्या है, एसओपी 6 में क्या है, एसओपी 8 में क्या है, तो ये आपको सारी एसओपी भी याद करनी होगी, ठीक है। तो आप इसी प्रकार आपको ये याद करनी होगी और यहीं से जो है हमारे क्वेश्चन बनेंगे। शुरुआत की एसओपी 2 की मैं बात करूं, एसओपी 1 और एसओपी 2, ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई एसओपी 1 में तो है जो भाई हमारा जो यहाँ पर हाँ, जो तकनीकी जो अप्रूवल होती है, जो तकनीकी स्वीकृति होती है उसके बारे में, कि भाई जो टेक्निकल अप्रूवल होती है वो कौन देगा, यानी इसके संबंध में जो है शक्तियां किसको सौंपी गई हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूं तो मैंने नियम 15 बताया था, ठीक है। नियम 15 किसका नियम 15? जो हमारा राजस्थान नगर पालिका जो सामग्री का कर है एंड जो अनुबंध नियम था 1974, अनुबंध नियम 1974, इसमें मैंने आपको एक नियम बताया था, नियम 15। और नियम 15 में मैंने जो है टेक्निकल जो अप्रूवल जो दिया जाता है, जो अनुमानों को जो तकनीकी स्वीकृति दी जाती है, उसके संबंध में मैंने आपको जो है सारे इंजीनियर के नाम बताए और उनसे संबंधित उनकी सीमाओं को मैंने बताया। जिस प्रकार जो कनिष्ठ अभियंता होता है, जिसको हम जूनियर इंजीनियर कहते हैं, JEN, कनिष्ठ अभियंता, इसको जो पावर हुई थी रुपए 1 लाख तक की इसको पावर मिली हुई थी कि 1 लाख रुपए तक के अनुमानों को वो टेक्निकल अप्रूवल देता है। फिर मैंने आपको बताया था सहायक अभियंता के बारे में, जो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, AEN, सहायक अभियंता, इसको जो है रुपए 5 लाख तक की जो है वो वित्तीय जो हमारी तकनीकी स्वीकृति होते हैं वो देता है। यानी 5 लाख रुपए तक के अगर किसी काम को करने में खर्चा आएगा और उसके संबंध में जो अनुमान बनाया गया है तो उसको तकनीकी जो अनुमोदन देना जो होता है या फिर तकनीकी जो स्वीकृति देनी होती है, तो सहायक अभियंता जो है ये हमारा रुपए 5 लाख तक का जो तकनीकी स्वीकृति दे सकता है, ठीक है। और जो अधिशासी अभियंता होता है, जिसको हम XEN कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अधिशासी अभियंता, तो ये जो है हम बात करें रुपए 50 लाख तक के अनुमानों को तकनीकी स्वीकृति देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है अधीक्षण अभियंता आता है। अधीक्षण अभियंता ज्यादातर नगर निगमों में, नगर परिषदों में आपको अधीक्षण अभियंता देखने को मिल जाएंगे, जिसको हम SC कहते हैं, ठीक है, SC। तो ये जो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक का जो अनुमान है उन अनुमानों को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करता है। तो ये तो हमने देखा था इतने सारे इंजीनियर, और उसके बाद अगर पावर है तो फिर सरकार एक समिति गठित करती है जिसमें कई सारे अन्य इंजीनियर शामिल होते हैं, तो ये जो है तकनीकी अनुमोदन देते हैं। तो एसओपी फर्स्ट में क्या है, तो एसओपी फर्स्ट में जो तकनीकी जो स्वीकृति है, जो टेक्निकल अप्रूवल होता है, टेक्निकल अप्रूवल, तो वो कौन प्रदान करेगा, किन किन जो है अधिकारियों को, किन इंजीनियर को कितनी शक्ति दी हुई है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये आप सीधा याद कर सकते हो, एसओपी फर्स्ट का मतलब है नियम 15। तो नियम 15 आपको सीधा यहाँ पर याद करना होगा कि किस इंजीनियर को कितनी पावर्स दी हुई है टेक्निकल अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एसओपी सेकंड की मैं बात करूँ, एसओपी सेकंड में क्या है, तो एसओपी सेकंड में मैंने आपको जो ए एंड एफ बताया था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जो अप्रूवल होती हैं, जो प्रशासनिक और वित्तीय जो स्वीकृति होती हैं, तो वो कौन देगा, तो वो मैंने आपको नियम 14 जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था नियम 14, ठीक है। यहाँ पर 14 एक ही होगा,
ठीक है, 14 एक में है हमारा। तो जो नियम 14 है उसमें मैंने आपको अलग अलग जो नगर पालिका है, जिस प्रकार नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका बोर्ड में अधिशासी अधिकारी होता है, वहां पर सीएमओ, और फिर वहां पर जो है अध्यक्ष होता है, फिर वहां पर वित्त समिति होती है, बोर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के मामले में। तो देखिए यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड के मामले में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष होता है, नहीं नीचे हमारा अधिशासी अधिकारी होता है, सॉरी अधिशासी अधिकारी होता है ईओ। ठीक है, फिर यहाँ पर अध्यक्ष होता है उसके ऊपर, फिर यहाँ पर वित्त समिति होती है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देने के लिए, फिर यहाँ पर जो है नगर पालिका बोर्ड में जो बोर्ड होता है, जो सदस्य अध्यक्ष सभी मिलकर जो होते हैं वो बोर्ड होता है। तो अधिशासी जो अधिकारी होता है वो हम बात करें तो 1 लाख रुपए तक के जो भी कार्य हैं, या फिर जो भी एक तरीके से मैं बात करूं सामान या माल को खरीदना है, उनसे संबंधित हम निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख रुपए तक का किसी निविदा का मूल्य है तो उसको जो है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देता है। फिर अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था 25 लाख रुपए तक का। ये सारी आपको सीमाएं याद रखनी होगी कितने लाख रुपए तक का। तो 25 लाख रुपए तक का जो अध्यक्ष जो है A&F देता है। फिर यहाँ पर बात करें वित्त समिति, तो वित्त समिति जो है 50 लाख रुपए तक का लिए 50 लाख रुपए तक के लिए जो है वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर बात करूँ बोर्ड की, तो जितना भी बजट में जो प्रावधान है, बजट में कितने लाख रुपए कितने करोड़ रुपए तक का जो है वित्तीय स्वीकृति दे सकता है, उस सीमा तक जो है बोर्ड देता है। उसके बाद जो है राज्य सरकार वगैरह देखेंगे। ठीक है, जो भी हम बात करें उपनिदेशक होता है DDR वगैरह वो देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है कितने जो भी अधिशासी अधिकारी है वो किस सीमा तक जो है A&F मंजूरी देता है, यानी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देता है। तो ये सारे आपको जो है इस प्रकार याद रखने होंगे। ठीक है, Bluetooth mode. अब यहाँ पर मैं बात करूं नगर पालिका की दूसरी जो संरचना है, नगर पालिका की दूसरी संरचना नगर परिषद। तो नगर परिषद में आपको पता है कि क्या क्या आता है नगर परिषद के मामले में। तो यहाँ पर जो है आयुक्त होता है, यहाँ पर जो है परिषद में जो है हम बात करें तो सभापति होता है, और फिर यहाँ पर जो है वित्त समिति होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर परिषद होती है, सदस्य अध्यक्ष वगैरह मिलकर के सभी। तो आयुक्त की मैं बात करूँ तो आयुक्त को जो है 2 लाख रुपए तक की पावर मिली हुई है कि 2 लाख रुपए तक जो है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति देगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करूँ सभापति को तो रुपये 50 लाख रुपए तक की जो है स्वीकृति और प्रदान करेगा, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। और फिर वित्त समिति की मैं बात करूँ तो 1 करोड़ रुपए तक की जो है प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेगा। और फिर परिषद की बात करें तो बजट में जितनी भी सीमा है उस सीमा तक जो है नगर परिषद जो है वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा। तो SOP सेकंड एज इट इज आपको याद रखना होगा नियम 14। ठीक है, और इसमें बात करें आगे आता है हमारे नगर निगम। तो नगर निगम में आपको मैंने बताया था यहाँ पर अतिरिक्त आयुक्त होता है जिसको हम उपायुक्त कहते हैं। तो नगर निगम के मामले में यहाँ पर बात करें तो उपायुक्त होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आयुक्त आ जाता है, फिर यहाँ पर मेयर या जिसको महापौर कहते हैं वो आता है। फिर यहाँ पर वित्त समिति होती है। समिति की मैं बात करूँ, जब मैं आपको नियम 2009 पढ़ा रहा था राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ वगैरह, तो उसमें मैंने बताया था वित्त समिति किस प्रकार जो है गठित होती है धारा 55 के अंतर्गत। ठीक है, और वित्त समिति होती है, फिर यहाँ पर जो है निगम होता है, सदस्य अध्यक्ष वगैरह सभी मिल करके। तो इस प्रकार यहाँ पर हम बात करें तो उपायुक्त को जो पावर मिली हुई है और रुपये 25 लाख रुपए तक की जो है पावर मिली हुई है, इस रुपए तक जो है मित्रों वो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर सकता है। आयुक्त के मामले में यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति वाली सीमा है। फिर यहाँ पर मेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक की। फिर यहाँ पर वित्तीय समिति की बात करूँ, वित्त समिति की बात करूँ तो यहाँ पर जो आ जाता है फिर 5 करोड़ रुपए तक, और निगम जो है फिर यहाँ पर बजट तक। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको जो है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के मामले में किस प्रकार जो है अधिकारियों को किस प्रकार वहां पर जो भी व्यक्ति होता है उनको जो है पावर दी हुई है। तो ये सारी आपको बात याद रखनी होगी। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि भाई SOP में हमें क्या पढ़ना है। SOP में हमें जो है निम्नलिखित मामलों के लिए जो भी शक्तियां हैं वो किसको दी हुई है, शक्तियां किस अधिकारी को कितने रुपए तक की शक्ति मिली हुई है, तो ये सारे हमें यहाँ पर देखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं मित्रों कि भाई
कोई भी ठेकेदार हैं, अब ठेकेदार की हमने निविदा स्वीकार की और वो ठेकेदार ने काम करना शुरू किया, लेकिन अब जो हम वो काम वापस लेना चाहते हैं, उससे काम नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि उसका कोई थोड़ा सा भाग, उस कार्य का आंशिक भाग वो हम वापस लेना चाहते हैं, यानी वो कार्य जो है उस ठेकेदार से नहीं करवाना चाहते हैं। तो इसके मामले में जो है किन अधिकारियों को जो है शक्ति दी हुई है कि भाई वो जो है ठेकेदार से अपना जो है कार्य वापस ले सकते हैं। नगर निगम के मामले में, नगर परिषद के मामले में, नगर पालिका बोर्ड के मामले में, तो किन को जो है ये पावर्स मिली हुई है कि भाई वो जो है ठेकेदार से वापस जो है कार्य ले सकते हैं, उनसे पूरा भी कार्य वापस ले सकते हैं या फिर आंशिक कार्य भी वापस ले सकते हैं। फिर हम अगला जो एक और एसओपी पढ़ेंगे और उस एसओपी में हम जो है ठेकेदारों को लिस्टेड करेंगे उनको, किस ठेकेदार को किस सूची में रखेंगे, तो उसके संबंध में किसको पावर दी हुई है, तो वो भी हमें एसओपी 4 में देखना होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि भाई एसओपी में क्या है। एसओपी में निविदा से संबंधित, टेंडर से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, टेंडर को स्वीकार करना या फिर टेंडर किसको दिया गया है, कौन ठेकेदार है, कौन काम क्या करेगा, किसी निविदा को हमें अस्वीकार करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है, और किसी ठेकेदार से या निविदाकार से हमें कोई नेगोशिएशन करना है, तो ये जितनी भी जो पावर है किस अधिकारियों को मिली हुई है, तो वो हमारे एसओपी में आती है, यानी शेड्यूल ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर एसओपी 3 में क्या है, तो एसओपी 3 में मैंने आपको बताया कि भाई ठेकेदार हैं, कोई भी ठेकेदार जिसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है और वो ठेकेदार काम कर रहे हैं, अब उसका हमें कार्य वापस लेना है। नगर निगम चाहता है कि भाई मैं उस ठेकेदार से काम नहीं करवाना चाहता हूँ, उसके बारे में कोई गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है कि भाई ये काम ऐसा करता है, वो करता है। तो ये इस प्रकार जो है इसमें भी ये पावर्स दी हुई है। नगर निगम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर महापौर होता है, आयुक्त होता है, तो यहाँ पर एक समिति बनती है, ठीक है, निगम में भी समिति बनती है, परिषद में भी बनती है और बोर्ड में भी बनती है। और ये जो है समिति बनती है निम्नलिखित अधिकारियों को मिलकर के। अब इन जो भी ये अधिकारी होंगे ये समिति बना करके उस ठेकेदार से पूरा कार्य या फिर उस कार्य का कोई छोटा भाग या फिर आंशिक जो है कार्य वो यहाँ पर वापस ले सकते हैं। यानी यहाँ पर बात करें तो ठेकेदार से रिकॉर्ड किए गए कारणों से, मतलब एक कारण होना चाहिए कि भाई इस कारण से, या जो भी कारण है वो लिखित कारण होना चाहिए नगर निगम के पास, जो भी परिषद है उसके पास, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपके पास ये कोई रिकॉर्ड किए गए कारण है तो फिर आप जो है आंशिक या फिर पूर्ण कार्य वापस ले सकते हो। और ये किसको पावर दी हुई है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ निगम की, तो निगम की मैं बात करूँ, निगम में आपको पता है कि कौन आएगा, निगम में यहाँ पर निगम का अध्यक्ष आएगा यानी महापौर आएगा, फिर यहाँ पर जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी आएगा, यहाँ पर आयुक्त आएगा, फिर यहाँ पर एक इंजीनियर आएगा जिसने जो है उस कार्य को टेक्निकल अप्रूवल दिया था, ठीक है, तो वो तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर आएगा। वहां पर कौन सा इंजीनियर है, सबसे बड़ा इंजीनियर है जिसने जो है टेक्निकल अप्रूवल दिया था। नगर निगम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कौन कौन सक्षम इंजीनियर देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे कि एसीई हो गया, ठीक है, अतिरिक्त मुख्य अभियंता जिसको हम कहते हैं, या फिर एससी मिल जाएगा आपको, अधीक्षण अभियंता जो होता है, या फिर अधिशासी अभियंता भी देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर अधिशासी अभियंता नगर परिषद में ही होते हैं, नगर पालिका जो द्वितीय जो संरचना होती है नगर परिषद वहां पर होती है, लेकिन नगर निगम में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो तकनीकी रूप से जो सक्षम इंजीनियर है वहां पर, जिसने जो उस काम को टेक्निकल अप्रूवल दिया था, तो वो आएगा। और उसके बाद एक लेखा अधिकारी आएगा जो सीनियर होगा, सीनियर मोस्ट जो अकाउंट ऑफिसर है वो यहाँ पर आएगा। तो वरिष्ठतम लेखा अधिकारी, तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर और महापौर और आयुक्त, ये चार मिलकर के एक समिति का गठन करेंगे। और ये जो समिति होगी इसके पास पूर्ण शक्ति है। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें पूर्ण शक्ति की, यानी उसको पूरी पावर दी हुई है कि भाई कोई भी छोटा मोटा काम हो उस ठेकेदार से ये वापस ले सकते हैं, ये चार अधिकारियों की समिति बन करके, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी कि भाई किसी भी ठेकेदार से हमें कोई कार्य वापस लेना है, पूर्ण या फिर आंशिक कार्य, तो फिर नगर निगम में महापौर, आयुक्त और तकनीकी रूप से सक्षम इंजीनियर और वरिष्ठतम जो लेखा अधिकारी हैं वो एक समिति मिलकर बनाएंगे और वो समिति ऐसा जो है काम कर सकती है, यानी उस ठेकेदार से वो कोई भी कार्य आंशिक या फिर पूर्ण कार्य वापस ले सकते हैं। अगर वही मैं बात करूं परिषद की मैं बात करूं तो इसमें आपको पता है कि इसका अध्यक्ष सभापति आ जाएगा, इसमें जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी आयुक्त आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो अधिशासी अभियंता जो होता है जिसको हम एक्सईएन कहते हैं, ठीक है, एक्सईएन या फिर ई भी कहते हैं इसको कई जगह। तो जो एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर होता है, जो अधिशासी अभियंता होता है वो आता है, और वरिष्ठतम जो लेखा अधिकारी है, जो सीनियर मोस्ट अकाउंट ऑफिसर है,
ठीक है। तो इन 4 अधिकारियों जो है ये एक समिति बनेगी और वो समिति जो है नगर परिषद में किसी भी ठेकेदार से कोई भी जो है कार्य पूर्ण या फिर आंशिक रूप से वापस ले सकती है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? इजी बात है, एसओपी में कुछ नहीं है, बस कौन कौन से कार्य हैं, किस अधिकारियों को या फिर कौन अधिकारी मिलकर एक समिति बनाएंगे, वो ये काम करेंगे। तो जो शक्तियां हैं उनको जो है प्रत्यायोजित करने के मामले में ये हमारे एसओपी हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे तो ये बताओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है नगर पालिका बोर्ड में आपको पता है कि द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, आपको 3 श्रेणी देखने को मिलती हैं। अन्य जो जनसंख्या के आधार पर आपको श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो नगर पालिका बोर्ड की जो द्वितीय श्रेणी होती है, ठीक है, जो नगर पालिका की नगर परिषद के बाद जो एक श्रेणी आती है नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि अध्यक्ष होता है, यहाँ पर आपको पता है कि अधिशासी अधिकारी होता है, और यहाँ पर आपको जो है AEN देखने को मिल जाएंगे, जो असिस्टेंट जो इंजीनियर होते हैं, सहायक अभियंता, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और सीनियर मोस्ट जो लेखा अधिकारी जो अकाउंट ऑफिसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 जो है ये समिति मिलकर बनाएंगे, और ये जो समिति होगी मित्रों, ये जो है किसी भी ठेकेदार से नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी में ठेकेदार से पूर्ण या फिर आंशिक रूप से कार्य वापस ले सकती है। आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इनको जो है पूर्ण शक्ति सौंपी गई है। अगर नगर पालिका बोर्ड तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि AEN आपको कम देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको JEN देखने को मिलेंगे, यानी जूनियर इंजीनियर, यानी जो कनिष्ठ अभियंता होता है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मित्रों, ये अध्यक्ष होगा नगर पालिका में बोर्ड में, और अधिशासी अधिकारी होगा यहाँ पर, और कनिष्ठ अभियंता, और जो सीनियर मोस्ट जो अकाउंट ऑफिसर होता है वो होंगे। तो ये जो 4 मिलकर के एक समिति बनाएंगे और उस ठेकेदार से कोई भी कार्य जो है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस ले सकते हैं, और इनको यहाँ पर पूर्ण शक्ति सौंपी गई है। तो ये आपको SOP 3 जो है मित्रों इतनी ईजी हमारी है, इसको बार बार पढ़ना होगा ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब देखिए कि मित्रों, हमने जो है ठेकेदार, मैंने आपको बताया कि SOP 3 में जो ठेकेदार से हम कोई भी कार्य वो वापस ले रहे हैं, तो इन ठेकेदारों को मित्रों लिस्ट भी किया जाता है। आपको पता ही है कि भाई कौन सा ठेकेदार किस श्रेणी का है, तो उसको जो है ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, उसको जो है बड़े काम सौंपे जाते हैं। जितनी उसकी श्रेणी अधिक होगी, ठीक है, जैसे ही वो अपर श्रेणी में आएगा तो उसको जो है अच्छे काम मिलेंगे, यानी बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो ठेकेदार है उनको लिस्ट किया जाता है, और इसके संबंध में जो है राजस्थान सरकार ने जो भी नियम बना रखे हैं उन नियमों के अनुसार जो है मित्रों निम्नलिखित जो अधिकारी हैं वो ठेकेदारों को लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है सभी जो इंजीनियर होते हैं वही ठेकेदार को ज्यादातर लिस्ट करते हैं, क्योंकि ठेकेदार क्या काम करेगा? ठेकेदार आपको पता है कि ठेकेदार ये कोई भवन निर्माण वगैरह ये काम करता है, नाले बनानी हो, सड़क बनानी हो, ये ठेकेदार ऐसे काम करवाता है। तो ये जो ठेकेदार होते हैं ये इंजीनियर से संबंधित होते हैं, यानी कोई भी हमें काम करवाना हो, जैसे कि ये जो लोक निर्माण के कार्य ये इंजीनियर से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो ठेकेदारों को जो सूचीबद्ध किया जाता है वो यहाँ पर इंजीनियरिंग करेंगे, यानी जो हमारे अभियंता महोदय होते हैं वही यहाँ पर जो है ठेकेदारों को लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो है इंजीनियरों को पावर दी हुई है कि भाई जो ज्यादा बड़ा इंजीनियर होगा उसको ज्यादा पावर मिली हुई है कि वो अपर श्रेणी के जो ठेकेदारों को लिस्ट कर पाएगा। तो ये हमें जो है SOP 4 में हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो SOP 4 एकदम इजी है। यहाँ पर आपको सीधा क्या याद रखना होगा? नगर निगम के मामले में, नगर परिषद के मामले में और बोर्ड के मामले में यहाँ पर जो भी इंजीनियर होंगे वो किस श्रेणी के ठेकेदारों को जो लिस्ट करेंगे वो आपको हर एक जो है श्रेणी और उससे संबंधित इंजीनियर आपको याद रखने होंगे। अगर ये नहीं याद कर पाओगे तो मित्रों एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है SOP में आपको सीधे से सीधे पावर याद करनी होगी कि किस अधिकारी को कौन सी पावर मिली हुई है, किस सीमा तक पावर मिली हुई है। अगर पूर्ण शक्ति मिली हुई है यानी पूरी सीमा तक जो पावर मिली है तो आसान है। अगर अलग अलग रुपयों तक पावर मिली है तो वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको वहां पर रुपये भी याद करने होते हैं। अदरवाइज आपको सीधा अधिकारी और उसको क्या शक्ति मिली हुई है वो आपको पावर उसको याद करनी होती है, ठीक है। अब देखो कि आपको पता है कि हमारा जो LSG है स्वायत्त शासन विभाग, उसके अंतर्गत हमारा जो DLB होती है, डायरेक्टरेट जो लोकल बॉडीज होती हैं, निदेशालय स्थानीय निकाय, तो वो DLB होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर DDR होता है, उप निदेशक क्षेत्रीय होता है, यानी यहाँ पर बात करें तो कई संभागीय जो मुख्यालय होते हैं, जय अजमेर वगैरह जो संभागीय मुख्यालय हमारे 7 संभाग है, तो उन मुख्यालयों पर DDR है, हमारे उप निदेशक हैं। तो ये जो है मित्रों इनके अंतर्गत तो जो CE होता है, CE मतलब जो मुख्य अभियंता होता है,
तो ये जो है अपर श्रेणी के जो है मित्रों इनको जो है करता है, लिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो आपको इस प्रकार संरचना याद रखनी होगी कि एलएसजी होती है स्वायत्त शासन विभाग, जो भी हम बात करें वो, फिर यहाँ पर डीएलबी होती है, वहां पर अधिकारियों को मिलाकर के एक डायरेक्टरेट बनाया जाता है, निदेशालय बनाया जाता है, और निदेशालय में एक निदेशक होता है, और उसके बाद जो है संभागीय मुख्यालयों पर डीडीआर होते हैं यानी उप निदेशक होते हैं क्षेत्रीय, जिसको हम कहते हैं उप निदेशक रीजनल, ठीक है, जो डिप्टी डायरेक्टर रीजनल होता है, तो ये उप निदेशक क्षेत्रीय होते हैं, वो होते हैं। और उसके बाद जो है नगर निगम में जो है बड़े बड़े इंजीनियर बैठते हैं, उसके बाद नगर परिषद में, फिर यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड में बैठते हैं। तो ये इंजीनियर की कुछ ऐसी श्रेणी होती है। तो बड़ा सा बड़ा इंजीनियर कौन होगा, तो सीई होगा, यानी जो मुख्य अभियंता होता है, हमारा चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है, जो चीफ इंजीनियर होता है तो उसको हम सीई कहते हैं। तो ये ज्यादातर डीएलबी में होता है, जो हमारी डायरेक्टरेट लोकल बॉडीज है, ठीक है, वहां पर जो बैठता है। तो मुख्य अभियंता जो डीएलबी में होता है वो डबल ए श्रेणी, यानी सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है ठेकेदारों की, तो वो भी आपको याद रखनी होगी। और निम्नतम श्रेणी हमारी डी है और सबसे बड़ी श्रेणी हमारी डबल ए है, ठीक है। देखिए कि भाई सबसे बड़ी जो है डबल ए है, उसके बाद ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर डी है। तो इस प्रकार जो 5 श्रेणियां होती हैं मित्रों किनकी, ठेकेदारों की। और इन ठेकेदारों को जो है 5 श्रेणी में मित्रों क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है। अब जिसको ज्यादा पावर होगी मित्रों, ज्यादा जो बड़े बड़े काम करेगा उसको इसमें मिलाएगा, फिर उसको इसमें जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी ठेकेदारों की, उनको जो है इस प्रकार लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एसओपी 4 में हमें यही बताया जाता है कि भाई ठेकेदार को किस श्रेणी में जो है लिस्ट किया जाएगा और ऐसा कौन जो है करेगा। तो यहाँ पर जो मुख्य अभियंता होता है मित्रों, इसको पावर दी गई है डबल ए और ए वर्ग की, यानी डबल ए वर्ग और हमारा ए वर्ग, इनमें जो भी ठेकेदार आएंगे उनको लिस्ट करेगा हमारा कौन सा, मुख्य अभियंता जो डीएलबी में होता है। उसके बाद मित्रों निगम में भी जो हमारे जैसे कि जयपुर हो गया, यहाँ पर जो है अगर संभागीय मुख्यालय पर निगम है तो वहां पर आपको पता है कि वो सीई भी बैठ जाता है, यहाँ पर एसी भी होते हैं, ठीक है, एसी। यहाँ पर पहले तो आप इंजीनियर को नाम याद कीजिए, जैसे कि सीई यानी चीफ इंजीनियर, जो मुख्य अभियंता होता है, जो ज्यादातर बड़े जो स्तर पर बैठता है। उसके बाद एसी होता है, ऐसी पोस्ट होती है, वो होता है जिसको हम कहते हैं अतिरिक्त होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता होता है, मुझे अतिरिक्त मुख्य अभियंता ही मिला इस जगह, ठीक है, सहायक नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो जो एडिशनल जो चीफ इंजीनियर होता है वो होता है। और उसके बाद हमारा एससी होता है जिसको हम अधीक्षण अभियंता कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है जिसको हम एक्सईएन कहते हैं, यहाँ पर ई कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद हम बात करूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, और उसके बाद हमारा जो इंजीनियर होता है सहायक अभियंता होता है जिसको हम एईएन कहते हैं। और उसके बाद हमारा जो इंजीनियर होता है जेईएन, जिसको हम जो है जूनियर इंजीनियर कहते हैं या फिर कनिष्ठ अभियंता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है इंजीनियर की पोस्ट होती है, और ये अलग अलग नगर पालिका में श्रेणियों में जो है ये बैठते हैं। अब जो ज्यादा निगम बड़ा होगा तो वहां पर मुख्य अभियंता भी बैठ जाता है, यानी संभागीय मुख्यालय पर ज्यादातर ये बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो सीई है, तो सीई मुख्य अभियंता होगा, तो उसको जो है डबल ए और ए वर्ग की जो भी पूरी शक्तियां वो सौंपी गई हैं कि भाई डबल ए और ए वर्ग में आप ठेकेदारों को लिस्ट कर सकते हो। तो ये जो पावर मिली हुई है मित्रों सीई को मिली हुई है निगम में। यहाँ पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता जो होता है, जो एडिशनल जो चीफ इंजीनियर होता है, उसको मित्रों बी वर्ग की जो है संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है कि जो भाई ठेकेदारों की जो 20 श्रेणी होते हैं उसमें लिस्ट करने की जो भी पावर्स है मित्रों वो एसई को मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें एसई होता है, यानी जो अधीक्षण अभियंता होता है, तो उसको जो है मित्रों सी वर्ग की जो संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। जो उसके बाद हमारा अधिशासी अभियंता होता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है एक्सईएन, उसको डी वर्ग की संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है, यानी निगम के मामले में। क्योंकि निगम में आपको पता है ज्यादातर आपको नीचे से नीचे आपको अधिशासी अभियंता देखने को मिलेगा एक्सईएन, ठीक है। यहाँ पर जेईएन या फिर एईएन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिशासी अभियंता होगा तो उसको जो है डी वर्ग की पूर्ण शक्तियां है। और उस एससी की मैं बात करूं तो उसको जो है सी वर्ग की पूर्ण शक्तियां सौंपी गई हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं परिषद में के मामले में या नगर परिषद में, तो यहाँ पर बड़ा सा बड़ा एससी होता है मेरे हिसाब से। जो अधीक्षण अभियंता होता है, जो क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता होता है, उसको पावर दी गई है सी वर्ग तक की, ठीक है। सी वर्ग की श्रेणी में जो है ठेकेदारों को लिस्ट कर सकता है। और परिषद में उसके बाद एक्सईएन भी यहाँ पर होता है अधिशासी अभियंता, तो उसको जो है डी वर्ग की संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। और नगर पालिका बोर्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एसईएन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं बात करूं यहाँ पर जो है एक्सईएन होता है,
और यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियर पे आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं नगर पालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी, ठीक है, तो यहाँ पर उनको डी वर्ग की पूर्ण शक्तियां सौंपी गई हैं। तो इस प्रकार ये जो सारी जो शक्तियां सौंपी गई हैं, किस वर्ग ठेकेदारों को कौन से वर्ग की शक्ति जो है किस अधिकारी को सौंपी गई है, तो ये आपको नगर परिषद के मामले में, नगर निगम के मामले में, नगर पालिका बोर्ड के मामले में आपको याद करनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए भाई ए श्रेणी में एससी ने जो है, या फिर जो है हमारे जो सी है चीफ इंजीनियर, उसने जो है ए वर्ग में किसी ठेकेदार को लिस्ट किया है, तो अब चीफ इंजीनियर होगा जो ए वर्ग के जो भी ठेकेदार होंगे उनके प्रदर्शन, वो भी जो भी कार्य करते हैं तो उनके प्रदर्शन की वो समीक्षा करेगा। और मान लीजिए भाई कोई ठेकेदार है, ठेकेदार ने पिछले वर्ष कोई काम किया है, अब सी को ये पता चलता है कि भाई पिछले वर्ष उस ठेकेदार ने वहां पर काम किया था, तो चीफ इंजीनियर होगा जो सी होगा वो वहां पर जाकर के उसके काम को देख सकता है, यानी वो देख सकता है कि भाई ये ठेकेदार किस प्रकार का काम कर रहा है, उसके कार्य की क्या गुणवत्ता है, कितने समय में ये कार्य कर सकता है, यानी इसकी क्या क्षमता है, उसकी कितनी वित्तीय क्षमता है, और नगर पालिका के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके प्रति जो है ठेकेदार की क्या उनका बिहेवियर है, ठेकेदार का क्या व्यवहार है, और ये सभी जो है मुख्य अभियंता ये इनका निरीक्षण वगैरह कर सकता है। जिस ठेकेदार को ए वर्ग में शामिल किया था तो उस ए वर्ग के ठेकेदार के जितने भी कार्य का ब्यौरा है वो ले सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है कि भाई मान लीजिए भाई डी वर्ग की श्रेणी में किसी अभियंता ने, यानी अधिशासी अभियंता ने किसी ठेकेदार को जो लिस्ट किया है, तो फिर अधिशासी अभियंता के पास पावर है कि भाई उस ठेकेदार के पिछले वर्ष के जो भी ब्यौरा था, उसके कार्य का ब्यौरा, उसके कार्य की गुणवत्ता के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, उसकी वित्तीय क्षमता के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में वो पता लगा सकता है, या फिर ठेकेदार ने जो भी काम किया उसके प्रदर्शन की समीक्षा वो कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में ठेकेदार के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। पिछले वित्तीय वर्ष में जिन अधिकारियों का दिन उन्होंने कार्य किया है उनसे गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्य की गुणवत्ता, कार्य को निर्धारित करने समय में पूर्ण करने की क्षमता, वित्तीय क्षमता एवं नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति व्यवहार, इन सभी के बारे में जो भी इंजीनियर होता है और जिस ठेकेदार को किसी लिस्ट में शामिल करते हैं तो उस लिस्ट के ठेकेदारों के बारे में ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये पावर भी इन जो इंजीनियर को मिली हुई है। ठीक है, जो भी अधिकारी जो है जिस भी ठेकेदार को किसी श्रेणी में जो है लिस्ट करता है तो उस श्रेणी के जो भी ठेकेदार है उस इंजीनियर को पावर है कि भाई उस श्रेणी के जो भी ठेकेदार है उनके कार्यों के बारे में वो जानकारी रखे वगैरह वगैरह। तो ये आपको बात यहाँ पर SOP 4 में याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं? इजी बात है एकदम, और आसान है सब कुछ SOP। थोड़ा सा मैं चार्ज लगा लेता हूँ फोन को, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ मित्रों नियम, यहाँ पर अगर मैं अगली बात करूँ SOP 5 की, तो SOP 5 जो है क्या है, तो SOP 5 में कुछ नहीं है। जो भी निविदा हम आमंत्रित करते हैं या फिर जो भी निविदा हम विज्ञापित करते हैं किसी समाचार पत्र में, तो उसमें जो है मित्रों जो नोटिस जारी किया जाता है, ये नोटिस जारी कौन करेगा, किस अधिकारी को जो है पावर मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नगर निगम और नगर परिषद के मामले में, तो अगर आप लोक निर्माण कार्य के लिए कोई निविदा आमंत्रित कर रहे हो तो उसमें जो मित्रों जो निविदा आमंत्रित करने के लिए जो भी नोटिस जारी किया जाता है वो किसको पावर मिली हुई है, तो वो अधिशासी अभियंता को मिली हुई है। यानी जो हमारा एक्सीएन होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर होता है, वो यहाँ पर नगर परिषद या फिर नगर निगम में लोक निर्माण के कार्यों के लिए मित्रों निविदा आमंत्रित करने या फिर विज्ञापित करने हेतु नोटिस जारी करता है। अगर आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक है, तो उसके संबंध में कौन होगा, तो उसके संबंध में क्रय अधिकारी होगा। जिस प्रकार क्रय अधिकारी की मैं बात करूं, जो हमारे नगर पालिका बोर्ड होते हैं उसमें जो अधिशासी अधिकारी होता है, या फिर नगर परिषद की बात करूं तो वहां पर आयुक्त होता है, या फिर नगर निगम की बात करूं तो वहां पर भी आयुक्त होता है। तो ये जो क्रय अधिकारी जिनको बताया गया है नियम 1974 में, तो ये क्रय अधिकारी इनसे संबंधित हो गए, यानी वो नोटिस जारी करेंगे और इनको जो मित्रों पूर्ण शक्ति सौंपी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करूं मैं नगर पालिका बोर्ड के बारे में, तो नगर पालिका बोर्ड में ये सभी कार्य कौन करेगा, अधिशासी अधिकारी करेगा, यानी क्रय अधिकारी, और यही जो है मित्रों लोक निर्माण के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने के संबंध में नोटिस जारी करेगा। अब देखिए कि भाई SOP 6 क्या है। SOP 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो भी हम निविदा आमंत्रित की थी हमने कार्य के लिए या फिर वस्तुओं की खरीद के लिए, सेवाओं के लिए, तो जो भी हमने सामग्री की आपूर्ति सहित स्वीकृत जो भी कार्य था या फिर कोई भी कार्य के भाग के लिए हमने जो है निविदा आमंत्रित की थी, ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा काम करवाने के लिए, कोई रख रखाव के लिए या फिर छोटे काम के लिए कोई एरिया वाइज हमने निविदा आमंत्रित की थी, तो उसके संबंध में जो भी निविदा स्वीकार की जाती है वो निविदा स्वीकार कौन करता है।
ठीक है, निविदा स्वीकार कौन करता है, तो ये बात आपको SOP 6 में पढ़नी होगी। यानी निविदा तो आमंत्रित करने के बारे में, निविदा जो भी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति के बारे में, या फिर जो तकनीकी अनुमोदन होता है उसके बारे में, या फिर सामग्री की चेकिंग के बारे में हमने नियम 1974 में देखा था। लेकिन निविदा स्वीकार करने के बारे में हमने वहां पर नहीं पढ़ा था। और निविदा स्वीकार कौन करेगा, यानी निविदा आमंत्रित करना तो इजी बात है, अब निविदा को स्वीकार कौन करेगा, तो ये जो बात है वो हमें SOP में देखने को मिलती है, और उस SOP का SOP 6 उसमें हमें ये बात देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ पर मेरे हिसाब से बोर्ड होना चाहिए था, लेकिन यानी जो भी परिषद है या फिर जो भी निगम है उसको जो है फुल पावर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसको मैं आपको देखकर बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा अभी तक। फुल पावर में कई जगह यहाँ पर गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, और कहीं यहाँ पर जो है मित्रों जो भी हमारी कंसर्न जो भी बॉडी होती है, ठीक है, जैसे कि बोर्ड, परिषद या निगम जो भी नगर पालिका में होती है, तो उनको पावर दी गई है। तो ये इस पर थोड़ा सा आप गोला या फिर स्टार लगा लीजिएगा कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फुल पावर किसको दी गई। वैसे तो राज्य सरकार को पावर होती है कि भाई किसी भी नगर पालिका के लिए निविदा स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि भाई नगर पालिका ने अगर निविदा आमंत्रित की है तो फिर नगर पालिका को ही यह पावर होनी चाहिए कि भाई वो जो है उस निविदा को स्वीकार करेगी। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई, अगर लॉजिक से देखें तो। लेकिन फिर भी आप इस पर जो है गोला लगा लीजिएगा, क्योंकि ये SOP है ही ऐसी, आपको नहीं तो गूगल पर मिलेगा, केवल उस राजेश शर्मा की बुक में है, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, वो बुक अगर आप पढ़ रहे हो ना तो मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कई सारी उसमें गलतियां हैं वो बुक में, बाद में मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे ये पता चला। अब देखो कि भाई अगर 7 करोड़ रुपए तक की कोई निविदा आमंत्रित की थी, और उसमें अगर हमें निविदा स्वीकार करनी है तो जो चीफ इंजीनियर होगा, हमारा मुख्य अभियंता, और जो हमारा DLB में होता है, और जो हमारा SE होता है अतिरिक्त मुख्य अभियंता, वो होगा इसमें शामिल, यानी जो उस कंसर्न वर्क से संबंधित होगा, उस वर्क से संबंधित होगा। और जो FA होता है यानी जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, जो वित्तीय सलाहकार होता है, और CAO यानी जो मुख्य लेखा अधिकारी जो होता है, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर यानी मुख्य लेखा अधिकारी जो हमारे DLB में जो बैठा होता है। तो ये जो है मित्रों इनकी एक समिति बनती है। तो इस प्रकार मुझे ये पता चल रहा है कि भाई फुल पावर भी यहाँ पर राज्य सरकार को ही होगी, क्योंकि अगर 7 करोड़ रुपए तक की कोई निविदा स्वीकार करनी है, यहाँ पर अगर DLB के व्यक्ति आ रहे हैं, यहाँ पर नगर पालिका के व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस प्रकार हो सकता है कि भाई ये जो पावर है, जो फुल पावर है वो राज्य सरकार को ही मिले। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा गोला लगा लीजिएगा, कन्फर्म ये बात नहीं है। लेकिन अगर 7 करोड़ रुपए तक की कोई निविदा है नगर पालिका के लिए और वो हमें स्वीकार करनी है, तो फिर मित्रों मुख्य अभियंता, क्योंकि 7 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होता है, और 7 करोड़ रुपए तक का कोई कार्य करवाना होता है तो ये बड़े स्तर पर कार्य होता है। ठीक है, और इतना बजट हो कि भाई नगर पालिका के पास इतना बजट भी नहीं हो 10 करोड़ हमारे कोई विधायक को मिलते हैं पैसे अलग अलग फंडों से, तो यहाँ पर एक नगर पालिका को इतने सारे अगर उसके बजट में हो ये जरूरी भी नहीं है। क्योंकि हमने प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति हमने जो प्रदान की थी या फिर टेक्निकल अप्रूवल हमने दिया था, तो उसके बाद हमने देखा था कि भाई 5 करोड़ रुपए के बाद 1 करोड़ रुपए तक के बाद बजट की सीमा तक हमने निर्धारित की थी। अब उस बजट उस नगर पालिका के पास इतना बजट हो ये जरूरी भी नहीं है, तो यहाँ पर जो राज्य सरकार इसके लिए काम करेगी। तो भाई चीफ इंजीनियर होगा, जो हमारा अतिरिक्त मुख्य अभियंता होगा उस वर्क से संबंधित, उस कंसर्न वर्क से संबंधित, और फिर यहाँ पर जो फाइनेंशियल जो एडवाइजर होता है, यानी उसमें मुख्य लेखा अधिकारी तो शामिल होता है और साथ में अभियंता शामिल होता है। तो ये अभियंता यानी जो इंजीनियर और जो हम बात करें लेखा अधिकारी जो अकाउंट ऑफिसर होते हैं, ये मिलकर के अपनी एक समिति बना करके, छोटी समिति बना करके निविदा को स्वीकार करते हैं। यानी कोई हमें लोक निर्माण का कार्य करवाना हो तो ठीक है। और अगर मान लीजिए भाई 5 करोड़ रुपए तक की हमें कोई निविदा स्वीकार करनी है, तो उसमें जो मित्र कौन होगा, तो जो भी म्युनिसिपैलिटी होगी, जिस प्रकार नगर निगम है, तो नगर निगम ही ज्यादातर जो है इतने बड़े कार्य के लिए, बड़े रकम के लिए जो है निविदा आमंत्रित करती हैं। तो उस नगर निगम में जो भी चीफ इंजीनियर होगा वो इसमें उस समिति में शामिल होगा, और उसमें अगर जो भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता होगा उस वर्ग से संबंधित वो उसमें शामिल होगा, और फिर मित्रों जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर जो मुख्य लेखा अधिकारी है उस नगर पालिका में, तो ये जो शामिल होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों 5 करोड़ रुपए तक की जो है मित्रों वो जो है निविदा स्वीकार की जाती है इनके द्वारा। तो उस 5 करोड़ रुपए तक की निविदा में आपको जो है चीफ इंजीनियर प्लस ACE प्लस CAO, तो ये जो है व्यक्ति, इनकी जो है आपको उस कमेटी का याद रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद चौथी में अगर बात करूं तो इसमें जो है मित्रों SE आएगा, यानी जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता होता है,
और फिर जो है मित्रों सीनियर मोस्ट अकाउंट ऑफिसर यानी जो वरिष्ठतम जो लेखा अधिकारी होता है, तो एससी और वरिष्ठतम जो लेखा अधिकारी होता है ये मिलकर के 2.5 करोड़ रुपए तक की जो भी निविदा होती है उसको स्वीकार करते हैं। तो एससी प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर या यानी जो सीनियर मोस्ट अकाउंट ऑफिसर होता है वो यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर 5वीं बात करूं तो इसमें जो है एससी यानी जो अधीक्षण अभियंता होता है, और एससी के साथ एक्सीएन यानी जो अधिशासी अभियंता होता है, और अन्य जो है वरिष्ठतम लेखा अधिकारी। यानी इसमें मैंने आपको बता दिया भाई, एक तो लेखा अधिकारी आएगा और दूसरा इंजीनियर शामिल होगा, और ये मिलकर के एक समिति बनाएंगे और वो जो है फिर मित्रों निविदा को स्वीकार करेगी। तो जो अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता और वरिष्ठतम लेखा अधिकारी ये मिलकर के 1.5 करोड़ रुपए तक की जो भी निविदा होगी उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है, और अगर मैं छठी की बात करूं एसओपी 6 में छठी बात, तो यहाँ पर जो मित्रों जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है यानी जो अधिशासी अभियंता होता है, और जो सहायक अभियंता होता है जो एईएन होता है, जो यानी असिस्टेंट इंजीनियर, और फिर यहाँ पर वरिष्ठतम लेखा अधिकारी, तो ये जो मिलकर के 50 लाख रुपए तक की निविदा को स्वीकार करेंगे। और एसओपी 6 में 7 की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मित्रों सहायक अभियंता, ये ज्यादातर आपको नगर परिषद या फिर नगर पालिका बोर्ड में देखने को मिलेंगे, यानी कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता और सीनियर मोस्ट अकाउंट ऑफिसर जो भी होता है उस नगर पालिका में। तो ये जो मित्रों ये मिलकर के समिति बना करके 10 लाख रुपए तक की निविदा को स्वीकार करेंगे। तो ये यहाँ तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इजी बात है कि भाई कोई भी निविदा स्वीकार करनी हो, किस रुपए तक की हमें निविदा स्वीकार करनी है, तो उसके संबंध में जो भी अधिकारी है वो समिति मिलाकर के अपनी जो है निविदा को स्वीकार करते हैं। और यही काम मित्रों अगर निविदा हमें अस्वीकार करनी है, रिजेक्ट करनी है, और इस पैसे तक अगर कोई निविदा है उसको हमें रिजेक्ट करना है, तो यही अधिकारी समिति बना करके उस निविदा को जो है रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं? इजी बात है एकदम। और ये सभी जो भी काम होता है मित्रों, ये आरटीपीपी जो रूल्स हैं, जो आरटीपीपी एक्ट बना था और रूल्स, उनमें जो भी नियम है उन निर्देशों के अनुसार जो है पालना करके ये सारे ऐसे काम किए जाते हैं। और एसओपी 6 में कल और भी आपको डिटेल से बता दूंगा इसमें, क्योंकि आरटीपीपी रूल्स में मैं थोड़ा सा कल बता दूंगा आपको। ठीक है, आज मैं आपको एसओपी 8 या 10 तक मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको मैं बता दूं। ठीक है, कल मैं आपको और जो है डिटेल में इसको मैं लेकर चलूंगा। तो यहाँ तक आपको ईजी बात है। अब यहाँ पर कोई भी हमें एकल निविदा स्वीकार करनी है मित्रों, कोई हमें एकल निविदा स्वीकार करनी है, यानी एकल निविदा होती है, तो वो मित्रों नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिका जो बोर्ड है उसको ये स्वीकृति प्रदान की गई है कि भाई कोई भी जो एकल निविदा वो अपने आप स्वीकार कर सकती है। यहाँ पर इंजीनियर वगैरह ये जो है शामिल हो या नहीं हो, केवल बोर्ड, परिषद और निगम इनको पावर दी हुई है कि आप जो है आपको पूर्ण शक्ति है, आप जो एकल निविदा स्वीकार कर सकते हो। तो अगर निविदा स्वीकार करनी है तो फिर वो अधिकारी आएंगे, और अगर एकल निविदा स्वीकार करनी है तो फिर ये जो है नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम जो बोर्ड होता है उसको ये पूर्ण स्वीकृति दी हुई है। ठीक है, अगर कोई नेगोशिएशन करना है किसी निविदा के संबंध में तो फिर मित्रों वही पावर जो है एसओपी 6 में जिन अधिकारियों को दी हुई है, तो उस रुपए तक की अगर कोई निविदा है उसके संबंध में कोई नेगोशिएशन करना चाहते हो तो फिर वही अधिकारी यहाँ पर करेंगे, और आरटीपीपी रूल जो भी एक्ट है वगैरह उनके ध्यान में रख करके। ठीक है, आरटीपीपी का यहाँ पर अर्थ है कि भाई राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013। ये जो है आरटीपीपी रूल की मैं बात करूं तो 2013 में बने थे, और आरटीपीपी एक्ट की मैं बात करूं तो ये 2012 में आया था। ठीक है, आरटीपीपी एक्ट 2012 को ध्यान में रख करके आरटीपीपी रूल्स 2013 बनेंगे, यानी जो भी पब्लिक खरीद होती है उसके संबंध में जो भी ट्रांसपेरेंसी यानी ये पारदर्शिता हमें लानी है, उनसे संबंधित जो है राजस्थान में ये हमारे एक्ट और रूल बने हैं। तो इन्हीं एक्ट और जो भी रूल हैं इनको ध्यान में रख करके मित्रों निविदा को स्वीकार की जाती है। निविदा को जो है बात करूं, निविदा के संबंध में हमें नेगोशिएशन करना होता है या फिर निविदा को अस्वीकार किया जाता है, तो आरटीपीपी रूल और आरटीपीपी एक्ट को ध्यान में रख कर यानी उनमें जो भी निर्देश है उनकी पालना करके ये काम किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इजी बात है एकदम। अब देखिए कि भाई एसओपी 7 क्या है। तो एसओपी 7 की मैं बात करूं कि भाई जो भी हमने किसी भी ठेकेदार की हमने निविदा स्वीकार की और उसको जो भी है हमने काम सौंपा गया था,
और फिर वो जो अगर वो काम समय पर नहीं करता है या फिर जो है काम को प्रगति पर नहीं बनाए रखता है, तो उसके संबंध में जो भी उसको आदेश वगैरह देना हो तो वो आयुक्त यानी जो हमारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है नगर निगम में, और आयुक्त अगर वो नगर परिषद में है और नगर पालिका बोर्ड में अगर है तो अधिशासी अधिकारी, ये जो इनको पूरी पावर दी गई है कि भाई आप जो है उन ठेकेदार को क्या दे सकते हो, आदेश दे सकते हो कि भाई पूरा कार्य करो आप, ठीक है, कोई कार्य का भाग है उसको आप पूरी तरीके से करो। यानी अगर कोई ठेकेदार जो है निर्धारित प्रगति को बनाए नहीं रखता काम की, तो उसके संबंध में जो मित्रों उसको जो है क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। ठीक है, आदेश देने का पावर किसको है, मुख्य नगर पालिका जो सीएम होता है जो हमारे नगर पालिकाओं में, जैसे कि आयुक्त अधिशासी अधिकारी, इनको ये पावर पूरी दी हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और SOP 9 क्या है, तो निविदा को अस्वीकार करने से संबंधित SOP 9 है। और SOP 9 में जो भी हम बात करें निविदा को अस्वीकार कौन करेगा, तो SOP 6 में जिसने निविदा स्वीकार की थी तो उनको ये पावर दी गई कि भाई आप निविदा को अस्वीकार भी कर सकते हो। तो यहाँ तक इजी बात है एकदम SOP 9। अब टोटल SOP की मैं बात करूँ तो SOP यहाँ पर 19 तक हमें देखने को मिलती है, यानी SOP 19 यानी 19 SOP यहाँ पर हमें पढ़नी होगी। तो ये आपको जो SOP 19 वगैरह ये पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।